करेंगे रोड शो। दौरे से पहले आज दिल्ली होंगे रवाना और उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस निकालेगी किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा। हरीश रावत ने किसानों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे किसान। हरिद्वार टोल प्लाजा पर हुआ हंगामा। यूपी के सिपाही और परिवार के साथ मारपीट, मैनेजर सहित 10 गिरफ्तार। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा डेंगू। देहरादून में 24 घंटे मिले 52 नए मरीज, अब तक 16 लोगों ने गंवाई जान। नवरात्रि पर बारिश के छींटों और ओले पड़ने के आसार। उत्तराखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, जहां अचानक सीएमएआरटीओ कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कई एजेंट अपनी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने एआरटीओ कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद वाहनों के पंजीकरण में की जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताने के साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है सरकारी कार्यालय में जनता को चक्कर न लगाने पड़े और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ जनता को राहत दे। साथ ही उन्होंने कहा, यदि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देख रहा था कि यहाँ पर कितनी टेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, तो सब देखा है यहाँ पर। निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं, वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, समाजी स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीआई नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कैसे कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और टेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम टेंडेंसी हो, उनको समझने में जरूरी है, निर्देश होती है। चमोली के तलवाड़ी में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर के सफल संचालन को लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी थराली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और इसके साथ ही वृहत स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर कौन है, सभी से अपील करते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का लाभ उठाने की बात आमजन से कही गई। होना है बहुउद्देशीय शिविर है। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है माननीय न्यायमूर्ति हमारे उच्च न्यायालय के श्री मनोज तिवारी की लॉर्डशिप, उनका आगमन हो रहा है और साथ ही साथ जो हमारे विशेष कार्यालय अधिकारी है और हमारे साथ साथ के सचिव भी है, वो भी इसमें आगमन कर रहे हैं, अपनी शिरकत देंगे और उन्हीं की के तत्वाधान में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बहुउद्देशीय साक्षरता व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शिविर में हमारे साथ कम से कम 25 से 30 विभाग सम्मिलित होंगे, जो वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। और जो प्रथम है DDRC के तहत जितने भी लोग हैं जिनको इस दिन हम लाभ दे सकते हैं उनको लाभ दिया
जाएगा। चीज है जैसे बैसाखी है हमारे, वहाँ पर एक आई स्पेशलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर आंखों का परीक्षण भी होगा, साथ ही साथ उनको चश्मे वगैरह भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स के भी लगभग 10+ डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम वहाँ जाएंगी। उन्होंने हमसे 13 स्टॉल्स का जैसे आवेदन किया था, बट उन्होंने कहा है कि एक जनरल दे दिया जाएगा जहाँ पर इतने विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित रहेंगे सिर्फ और सिर्फ जनमानस को लाभ पहुँचाने के लिए। जिनकी जितना जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे विधिक संबंधी है या विभागों संबंधी है, वो सभी वहाँ कवर की जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रस्ताव जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही पिकअप होते हैं उनके लिए वो जरूर विशेष रूप से अपने प्रस्ताव उनको प्रेषित करेंगे। हो जाए तो इसके लिए हमने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में आगामी 2 से 5 नवंबर तक देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में बड़ी संख्या में साधु संत विद्वान जुटने जा रहे हैं। हाल ही में विपक्षी दलों के कुछ नेताओं द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों के विरोध में साधु संत संस्कृति संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। आगामी 2 से 5 नवंबर तक यूपी से वाराणसी में संस्कृति संसद की जाएगी, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा से जुड़े पदाधिकारी संस्कृति संसद में शामिल होंगे। अखिल भारतीय संत समिति, श्री काशी विद्वत परिषद जो सनातन हिंदू धर्म की अथॉरिटी विद्वत संस्था है, तीनों का मार्गदर्शन है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित गंगा महासभा इस कार्यक्रम को कर रही है, जिसके लिए हम पूरे विश्व से जो सनातन हिंदू धर्म को लेकर के और विशेषकर मानवता को लेकर के चिंतित लोग हैं वो इसमें सहभाग करते रहे। लेकिन इस वर्ष जिस प्रकार की परिस्थिति बनाई गई, राजनीतिक कारणों से हिंदुओं को गाली देना कि हिंदुओं ने एकजुट होकर के एक राजनीतिक दल को सत्ता को सौंप दी, इसके लिए बदला लेने के लिए आप गाली गलौज की भाषा और सनातन उन्मूलन की बात तक आ गए। हमने तो आपसे नहीं पूछा कि जब मुसलमानों ने 18 फतवे जारी करके चर्च से लेटर जारी हुआ था कि 1 साल तक रविवार को जाए चर्च में और प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी सत्ता से चला जाए, तो क्या हमने आप पर कोई आपत्ति नहीं की? आप अब इस स्तर पर उतर गए कि हिंदुओं को मिटा देना है, सनातन का उन्मूलन करना है। इससे ही आगे बढ़के 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन कर रहे थे तो उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करके कहा कि मंदिर तो बना लोगे, महफूज कब तक रख पाओगे? क्या ऐसे ट्वीट को सभ्य समाज में मान्यता दी जा सकती है? और मैं पूछूं कि किसी देश में हम रहते हैं तो उस देश के अंदर एक सामूहिक नीति देश की होती है जिसको देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का विदेश मंत्री विदेशों के संदर्भ में वो नीतियों को बोलता है। लेकिन उससे परे जाकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर मुस्लिम आतंकवादियों के समर्थन में उतरती है तो हिंदुओं के लिए तो सोचने वाली बात हो गई। संतों को और समाज में जो बौद्धिक है, अखाड़ा परिषद हो या संत समिति हो, उसके लिए तो सोचने वाली बात हो गई कि क्या हम तो यह सोच रहे थे कि हमारा पक्ष दुनिया के सामने रखना है इसलिए सरकार रखेगी, लेकिन पक्ष कौन रख रहा है? तो कांग्रेस अपनी CWC की मीटिंग बुला करके एक गलत परंपरा की शुरुआत कि भारत सरकार के रुख से अलग एक राजनीतिक दल दुनिया में आतंकवाद का समर्थन करते हुए जिस प्रकार की परंपरा की शुरुआत की है, आगे के दिनों में बहुत ही खतरनाक साबित होगी। और हम किसी आतंकवादी घटना की धर्म के आधार पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए आतंकवादी घटनाओं का, लेकिन क्या मरी हुई लाश जो लोग आज युद्ध के नियमों की बात कर रहे हैं, इजराइल के मरी हुई महिला सैनिकों के लाश को निंदा करके उसके ऊपर कूदते हुए और रात तक की खबरें आई है, क्या मानवता को शर्मसार नहीं करती है? और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का अगर इस देश में कोई समर्थन कर रहा है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल पाकिस्तान से युद्ध में क्या वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नहीं पाए जाएंगे? इसलिए अगर जनरल बिपिन रावत ने कहा कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक मोर्चा चीन, एक मोर्चा पाकिस्तान और आधा मोर्चा ये जो हमास के समर्थक ही इस देश में,
ये सबसे घातक है हमारे लिए। तो संस्कृति संसद इस बात के लिए नहीं है कि हम बुद्धि विलास के लिए सबको जुटा लेंगे, किसी को किसी साल जुटा लेंगे। संस्कृति संसद इस बात के लिए है कि भारत की मूल संस्कृति को हम कैसे बचाएंगे, राजनीतिक तौर पर हमें कहाँ खड़ा होना है। संतों ने हजारों सालों से अपनी तपस्या के दम पे बचाया है। और अगर सैनिक विद्रोह हुए, हमारे नागा साधुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी है, मुगलों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा है। और एक उदाहरण देकर बताता हूं आपको कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, और उसे यह अकेली समाधि नहीं है, उसके साथ 408 और समाधियां हैं। तो आपने कहीं जानने की कोशिश की कि झांसी की रानी की समाधि के चारों तरफ ये 408 कौन है? ये विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु थे। कहे जब तक हम जिंदा रहेंगे लक्ष्मीबाई पर आंच नहीं आने देंगे मणिकर्णिका पे। तो साधुओं ने तब ही लड़ा, साधु आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनौती हमें दी गई है तो हम लड़ने के लिए मजबूर हुए, उन्होंने मजबूर किया है। इसलिए संस्कृति संस्कार रुड़की में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किशोरियों की हीमोग्लोबिन जांच, किशोरी किट एवं मेडिकल वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम में जन जागरूकता के उद्देश्य से गोद भराई कार्यक्रम भी कराया गया। कार्यक्रम में किशोरियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं एनजीओ के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक बाल विकास परियोजना रुड़की प्रथम सुपरवाइजर ऋचा गर्ग ने कहा, आज हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं और बेटियां देश विदेश में अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर रही। वहीं हमारे कार्यक्रम में महिलाओं को, किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जगह जगह कैंपेनिंग की जा रही है, जिसमें महिलाएं एवं किशोरियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। सर, जैसे कि भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि बेटियों को बचाना है, उन्हें संरक्षण देना है घरेलू हिंसा से, और सब तरीके के हर क्षेत्र में आप देखें कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो हम गांव-गांव में ये कैंपेनिंग करते हैं जिससे जन जागरूकता फैल सके और लोगों को जानकारी हो सके कि बेटियों को किस तरीके से हमें संरक्षण देना है, हर तरीके से, चाहे वो पोषण में हो या चाहे वो कुपोषण में हो, कुपोषण से पोषण करने में हो उनको, और घरेलू हिंसा से बचाव कैसे कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकती हैं। आज हमने यहाँ अपना कैंपेनिंग लगाई तो बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच भी करी, किशोरियों की, और एनजीओ भी बुलाए हैं जो हमें जानकारी देंगे कि घरेलू हिंसा से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग से लोग भी हैं और शिक्षा विभाग से भी लोग हैं जो हमें पूरी जानकारी हर विषय की देंगे। आज के द्वारा किशोरियों के लिए मेन तो हमारा किशोरियों को लेकर था, हीमोग्लोबिन जांच की गई है। इसके अलावा हमने किशोरी किट बनवाई है, मेडल दिए है, किशोरी सम्मान समारोह है। तो हमने स्लोगन प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता रखी थी। जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए थे उन सभी के लिए हमने मेडल और किशोरी किट हमने बनवाई है पोषण से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो हमारे कार्यक्रम है गोद भराई, अन्नप्राशन, महालक्ष्मी किट वितरण वो हम कर रहे हैं। सर, मैं ये कहूँगी कि महिला के प्रति अपराध जो बढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का भी कसूर है। अगर महिलाएं अपने आप में सक्षम है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ अपराध का कोई भी कदम उठा सके। एक महिला को अपने बच्चे को इतना तो उसे समझ देना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या कदम किस तरह उठाने चाहिए। आजकल की छोटी छोटी किशोरियां हमने इसलिए बुलाई है कि उनको पूरी जानकारी देंगे कि अगर आपके साथ इस तरह का काम हो तो आपको कैसे कदम पे चलना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए ही कैंपेनिंग की जाती है। और हम अभी मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र में अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है या कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, हमने अपने आंगनबाड़ियों को नंबर दे रखे हैं, हमारा भी नंबर है, संरक्षण अधिकारी का भी नंबर है कि आप तुरंत कॉल करिए और हम तुरंत एक्शन। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा हनन हुआ, जिसको लेकर अब हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ नारसन के रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकालकर किसानों का ब्याज माफ कराने और इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान दिलाने की मांग करेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा, आगे भी उनकी यह यात्रा जारी रहेगी। आज उनकी उपेक्षा हो रही है, उसके विरोध में
देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री के घर पर और उसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। उसमें 5 सूत्री मांगे रखी थी। हमने कहा था जो मुआवजा दिया जा रहा आपदा का जो 1100 रुपया किसानों का अपमान है प्रति बीघा, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपया प्रति बीघा करिए और एक फसल चक्र का बिजली पानी और लिए गए कर्ज का ब्याज माफ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपए के करीब भुगतान है, बकाया है चीनी मिल पर किसानों का, आप उसका भुगतान प्रारंभ करिए और गन्ने का जो खरीद मूल्य है उसको आप 425 के पार करिए। और जब तक हमने तब भी स्पष्ट कर दिया था जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी हम निरंतर किसान सम्मान यात्रा निकाल करके दबाव बनाएंगे। हमने पहली ऐसी किसान सम्मान यात्रा झबरेड़ा में निकाली, अब इसके 15 दिन बाद हम ये किसान सम्मान यात्रा जो है बिल्कुल नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के लिए और इसके बाद हम फिर लक्षण जाएंगे। को लेकर के हरिद्वार में बहुत चिंताजनक स्थिति है। अस्पताल में की व्यवस्था का शिकार होने को मरीज भर्ती है और टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं है, फॉगिंग नहीं हो रही, लोग बहुत चिंतित हैं जंग को लेकर। अस्पतालों में जो है उनको बेड ही नहीं मिल रहे हैं, वही जो है बेड ही उपलब्ध नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपने हिसाब से चार्जेस कर रहे हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। के लिए तो विशेष प्रेम आप पर आया है और ऐसा कोई गांव नहीं होगा। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू किया जाए, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पूरे प्रदेश में जल्द ही एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक वजलवार ने बताया, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों की भूमि पर जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो आने वाले समय में राज्य के हित में नहीं है। बाहर के लोगों द्वारा यहाँ के लोगों से भूमि ली जा रही है और यहाँ का युवा उनके होटलों में नौकरी कर रहा है। अगर यहाँ भू कानून लागू होता है तो आज युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। वहीं जिला पंचायत संगठन के प्रदीप भट्ट का कहना है, भू कानून की मांग को लेकर कार्य कर रहे संगठनों को एक मंच पर लाया जाएगा और जल्दी पूरे प्रदेश के हर जिलों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। लेकिन आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर दोहन किसी की जमीनों का हुआ है तो उत्तराखंड राज्य का हुआ है। आज जो है उत्तराखंड के अंदर आप जहां भी जाएंगे आप देखेंगे कि आदमी हरियाणा का है, कहाँ का भैया, गुड़गांव का है, ये होटल किसका है, कि नोएडा वाले का है। तो अगर हमारी सरकार ने जब ये राज्य बना था अगर सख्त भू कानून लागू किया होता तो आज आप देखिए हिमाचल के अंदर भू कानून लागू है, जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो है एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है और जनता इस मांग को लगातार कई सालों से इस मांग की लड़ाई लड़ रही है जनता। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको लागू कर देना चाहिए और धामी जी क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और उनसे उम्मीदें भी हैं तो उनको तत्काल जो है भू कानून का समर्थन करके भू कानून को लागू कर देना चाहिए। मैं तो विगत कई दिनों से इस मुद्दे पर लगातार मुखरता के साथ वार्ता कर रहा हूं और अभी मैं देख रहा हूं कि जो उत्तराखंड की भू कानून से रिलेटेड जितनी भी समितियां बनी हुई हैं, जो जन संघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पर आकर इस मुद्दे पर हैं और सरकार को इस और इत्तला कर रहे हैं कि भू कानून उत्तराखंड की मूल जरूरत है। क्योंकि आज हिमाचल हो, अन्य राज्य हैं, सबका अपना भू कानून है और हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड अपनी इस माटी को बचाने में तभी सक्षम रहेगा जब भू कानून लागू होगा। भू कानून और मूल निवास 1950 जब हम इसे लागू करेंगे तो जाके हम अपनी इस पवित्र माटी को बचा पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं लोग हमारे स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीनें औने पौने दाम में खरीद कर
वहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय खोले जा रहे हैं और उनसे वहाँ पर जो बर्तन धुलवाए जा रहे हैं और अन्य जो काम निम्न स्तर के वो कर रहे हैं, क्योंकि जब अपनी जगह जमीन आदमी बेच देगा तो वो रोड पे आएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा और अपने जनमानस, उत्तराखंड की जनमानस से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भू कानून जैसे ज्वलंत इशू पर, गंभीर इशू पर सब एक मत रहिएगा, क्योंकि हम सबका उद्देश्य इस उत्तराखंड की पवित्र माटी को बचाना है। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में जाकर बड़े बड़े यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहे हैं, उसका स्वागत करना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी यहाँ उद्योग धंधे करने आए वो हमारी ज़मीनों को खरीदे ना, बल्कि लीज पर लें। लीज पर लेकर वो हमारे काश्तकारों को जो एक विशेष आमदनी होगी वो मिलेगी। और मैं ये जानता हूँ कि अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाए तो इच्छा शक्ति बढ़ाने पर वो इस भू कानून को लागू कर सकते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपने जहाँ इतने बड़े बड़े कानून इस समय अपने इस कार्यकाल में बनाकर दिखाए हैं, उत्तराखंड की मां मानुस माटी को बचाने के लिए इस कानून की जो जरूरत है, इस समय उत्तराखंड का अंतिम छोर में बैठा हुआ किसान, काश्तकार, आम नागरिक, जन जन बच्चा आपकी ओर देख रहा है। आप जरूर इस कानून को लागू करेंगे और भू कानून लागू होने पर हमारी उत्तराखंड का जो माटी है वो बचेगी और काश्तकार हो या हमारा युवा बेरोजगार हो वो यहीं पर अपने लिए रोजगार ढूंढने का काम करेगा। मैं ये चाहता हूं कि इस तरफ सरकार जरूर इत्तला करे और हम आने वाले दिनों में एक रणनीतिकार तरीके से भूमिका बनाएंगे कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जनपद से इस रैली को, इस आंदोलन को, इस मसाल को जनपद प्रदेश के मुख्यालय तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। हरिद्वार के रिहाई इलाके में जंगली जानवरों के घुसने का सिलसिला जारी है। आज सुबह BHEL सेक्टर में 8 हाथियों का झुंड दिखाई दिया। इन दिन दहाड़े हाथियों का झुंड देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते वन विभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के मौजूद स्कूलों के गेट को बंद करवाया। फिर पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट करवाकर वाहनों की आवाजाही को रोका गया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद वनकर्मियों ने हाथियों को फिर से जंगल की ओर रवाना किया। रेंज अधिकारी दिनेश नोडियाल ने बताया, भेल प्रबंधन द्वारा बनाई सुरक्षा दीवार टूटने के बाद अक्सर जंगली जानवर आबादी में घुस रहे हैं। कई बार भेल प्रबंधन को दीवार की मरम्मत और झाड़ियां कटवाने के लिए पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आज सुबह भेल क्षेत्र में 8 हाथियों का एक झुंड रुक गया था। रात को आए थे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि ये मध्य मार्ग को क्रॉस करके वर्कर हॉस्टल के पीछे हैं। तो तुरंत हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया। राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार वन प्रभाग दोनों की टीमों को डिप्लॉय किया गया। साथ में ही सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मध्य मार्ग पे और पीछे जो ये मेन इनकी रोड है हॉस्पिटल के पास की, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक चल रहा था, स्कूल खुले हुए थे, बच्चे घूम रहे थे। तो हमने पुलिस के साथ टाइप किया, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल करवाया। उसके बाद क्षेत्र में छोटी छोटी जगह पे डिप्लॉयमेंट करवाया जहाँ से लोगों की सड़क में आने की संभावनाएं थी। पूरे स्कूलों में हम लोगों ने टीमें भेजी और सुरक्षित हाथी को हमने 1-1.5 घंटे के ऑपरेशन में उसको जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। वहाँ पे एक जो दीवार बनी हुई थी वो अभी अधिकतर क्षतिग्रस्त हो गई है BHL और राजाजी की सीमा पे। और वहाँ अंदर BHL के अंदर आप देखेंगे तो अधिकतर वहाँ जंगलनुमा संरचना बन चुकी हैं। अधिकतर इनके भवन जो है खंडरों में बदल गए हैं। पूरे भेल के अंदर इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं कि वो झाड़ियों को जब तक नहीं कटाएंगे तो तब तक जानवरों को वहाँ पे नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे एक आवास, उनको प्राकृतिक स्थल मिल जाता है। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन व परिवहन करने वालों पर खनन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला खान अधिकारी का कहना है, हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है, जो अब रात को भी लगातार गश्त करेगी और अवैध खनन परिवहन में लिप्त वाहनों और उनसे जुड़े लोगों पर त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे खनन प्रतिष्ठान जो अवैध उपखनज वाहनों को देते हैं उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अभी हमारे यहाँ पे वन निगम के 3 लॉट खुले हैं और एक प्राइवेट लॉट हमारा प्रोसेस में है और उसके पश्चात हमारा जो मिट्टी की परमिशन होती है उस पर हमारी कार्रवाई अभी गतिमान है। अभी हमारे पास जो नए निर्देश मिले हैं, जितने हमारे खनन पट्टे हैं या भंडारण है, वो अपने अपने पट्टों में भंडारणों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उन भंडारों से पट्टों से वही गाड़ियाँ जाएगी जिनका उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अगर कोई
वाहन स्वामी रवाना एक रवाना 2 चक्कर मारता है तो हम लोग तो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, चेकिंग भी करते हैं। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको हम सीज कर देते हैं। हमारे यहाँ पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक की समय है होता है माइनिंग करने का। अगर उसके पहले या उसके बाद अगर कोई वाहन इलीगल करता है तो उसको हम कार्रवाई करते हैं। अगर पट्टे धारक में काम करता है तो उसको भी हम पेनाइज करते हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।